नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर लॉ के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ टॉर्ट से संबंधित है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि टॉर्ट का इतिहास क्या रहा है, भारत में टॉर्ट कहाँ से आया और वर्तमान में भारत में टॉर्ट का क्या सिचुएशन है। आज हम देखेंगे कि जो टॉर्ट है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और ये कहाँ से आया है। जो टॉर्ट है एक फ्रेंच वर्ड है जो एक लैटिन टर्म टॉटम से बना हुआ है और जिसका मीनिंग होता है टू ट्विस्ट। ठीक है, द फ्रेंच वर्ड टॉर्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉटम विच मीन्स टू ट्विस्ट। ठीक है, टू ट्विस्ट मीन्स तोड़ना या मरोड़ना। इसके अंतर्गत ऐसा आचरण भी सम्मिलित है जो सरल सीधे अर्थात विधिपूर्ण न होकर तरोड़े मरोड़े गए हैं या जो विधि विरुद्ध होते हैं। ठीक है, ये जो अंग्रेजी का जो शब्द है इंग्लिश टर्म रॉन्ग, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट होता है टॉर्ट, और टॉर्ट को हिंदी में बोला जाता है अपकृत्य। रोमन भाषा में अपकृत्य का पर्यायवाची शब्द है डिलिक्ट, जिसका मीनिंग होता है दोष। विधि की इस शाखा में मीन्स हम टॉर्ट की बात कर रहे हैं कि टॉर्ट में विभिन्न प्रकार के अपकृत्य अथवा दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे कि मानहानि हो गया, हमला हो गया, छल, उपेक्षा। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं अपकृत्य के। अपकृत्य में होता है ये है कि जो अपकारी व्यक्ति कौन होता है जिसने कि रॉन्गफुल एक्ट किया है, जो रॉन्ग डूअर होता है उसे अपकारी व्यक्ति बोला जाता है। तो इन अपकृत्यों में जो अपकारी व्यक्ति होता है वो दूसरे में विहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। हमारे लिए जानना आवश्यक है कि जो अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं वो साथ साथ में चलते हैं। एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, और जो एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है वो दूसरे व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, कर्तव्य मतलब ड्यूटी, अधिकार मतलब राइट। तो जो राइट एंड ड्यूटी है वो साथ साथ में चलते हैं। अगर मैं अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करूँगी तो ये माना जाएगा कि मैंने सामने वाले के अधिकारों का उल्लंघन किया है। ठीक है, और अगर सामने वाला अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो वो मेरे जो अधिकार मुझ में निहित हैं उन अधिकारों का वो उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से जो कर्तव्य और जो अधिकार हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब जो अपकारी व्यक्ति होता है जब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वो दूसरे व्यक्ति में निहित कुछ अधिकारों का उल्लंघन करता है, और जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो कुछ वह विधि विरुद्ध कार्य करता है जिसको कि हम लोग दोषपूर्ण कार्य भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोषपूर्ण कृत्यों या कार्यों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया आपराधिक अपकार और दूसरा हो गया सिविल अपकार। जो हमारा टॉर्ट सब्जेक्ट है वो सिविल अपकार की कैटेगरी में आता है, और जो आपराधिक अपकार होते हैं उसमें जो अपकार करता मतलब जो रॉन्ग डूअर होता है जिसने कुछ गलत कार्य किया है उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है, जबकि जो सिविल अपकार होता है जैसे कि हमारा टॉर्ट, ठीक है, उसमें जो क्या किया जाता है कि जो वादी होता है, ठीक है, वादी को जो भी क्षति हुई है, उसको जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए उसको प्रतिकर का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। मतलब जितना नुकसान हुआ उतना आपको डैमेजेस दिलाया जाएगा। ठीक है, और जैसे टॉर्ट है ऐसे दूसरे भी सिविल अपकार होते हैं, जैसे आपका संविदा भंग हो गया, न्यास भंग हो गया। ठीक है, अब एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि वादी कौन होता है। वादी यानी कि प्लेंटिफ वह व्यक्ति होता है जिसके किसी अधिकार का हनन हुआ है और कोर्ट में जो रेमेडी के लिए जा रहा है, तो जो व्यक्ति कोर्ट में जाता है उसे हम वादी बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध वह कोर्ट में जाकर रेमेडी की डिमांड करता है उसको प्रतिवादी या डिफेंडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि ए वर्सेस बी,
ठीक है। वर्सेस मतलब बनाम, तो जो बनाम के पहले आता है वो वादी होता है और जो बनाम के बाद में आता है वो प्रतिवादी होता है। ठीक है, प्लेंटिफ आ गया, बीच में वर्सेस आ गया और बाद में आता है आपका डिफेंडेंट। ठीक है, अगर केस अपील में जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेंटिफ है वो ही अपील में जाए या जो डिफेंडेंट है वो ही अपील में जाए, ये हम लोग बाद में और भी डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है कि दो पक्षकार होते हैं, एक वादी और दूसरा प्रतिवादी। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द और यूज़ किए गए हैं, संविदा भंग और न्यास भंग। संविदा भंग और न्यास भंग अपकृत्य से किस प्रकार से अलग है, ये हम जब डिफरेंसेस देखेंगे उसमें हम ये वाली बात करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि अपकृत्य की। तो सामान्यतः अपकृत्य प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट द्वारा किया गया ऐसा कृत्य है जिसके परिणाम स्वरूप संविदा से भिन्न किसी कर्तव्य का भंग होता है, वह जिसके लिए दीवानी वाद संस्थित किया जा सकता है और जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, उसको प्रतिकर या क्षतिपूर्ति या डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। अपकृत्यों को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले जो अपकृत्य शब्द है उसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि एक हमारा एक्ट है, द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2 है उसमें उसका जो सब क्लॉज M है उसमें अपकृत्य को परिभाषित किया गया है। तो वहाँ पे लिखा गया है, अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। ठीक है, टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जब हम इस परिभाषा को देखते हैं तो हमने देखा कि जो टॉर्ट है वो क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, एक सिविल अपकार है। ठीक है, ना कि आपराधिक अपकार। अब ये सिविल अपकार क्या होता है, अब हम बात करें कि जो सिविल अपकार होता है वो आपराधिक जो अपकार होता है उससे पूरी तरीके से भिन्न होता है। सिविल अपकार के मामले में जो पीड़ित पक्षकार होता है यानी कि जो वादी होता है वो जो प्रतिवादी यानी कि जो रॉन्ग डूअर है, ठीक है, जिसने कि अपकार करता जो है, के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई संस्थित करता है। और ऐसे मामलों में जो मुख्य उपचार होता है, जो रेमेडी होती है, वो होती है क्षतिपूर्ति। ठीक है, और प्रतिवादी उस क्षति के लिए बाध्य होता है जो प्रतिवादी द्वारा वादी को कारित हुई है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो प्रतिवादी होता है उसको बाउंड किया जाता है कि जो वादी है उसको जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई करनी है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपराधिक अपकार के मामले होते हैं, ठीक है, उसमें अभियुक्त के प्रतिकूल आपराधिक कार्रवाई राज्य को संस्थित करनी होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपराधिक अपकारों के मामलों में वह व्यक्ति जो अपराध का शिकार बना है, मतलब जो पीड़ित पक्षकार होता है, वो क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं करता है। और ऐसे मामलों में जो अपकार करता होता है, जो रॉन्ग डूअर होता है, उसको दंड दिया जाता है। ठीक है, और न्याय का प्रशासन चलाया जाता है। यह भी संभव है कि एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य एक साथ अपराध की कैटेगरी में भी आए और एक साथ वो अपकृत्य की कैटेगरी में भी आए। मतलब कोई एक ऐसा एक्ट जो सिविल अपकार भी है और वो क्रिमिनल अपकार भी है। ऐसे किसी मामले में दीवानी और आपराधिक दोनों ही उपचार एक साथ सुलभ हो सकते हैं। ठीक है, हमें ये बात ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है मानहानि, डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन क्राइम भी होता है और एक ये टॉर्ट भी होता है। ठीक है, अपकृत्य में भी हम लोग डिफेमेशन पढ़ेंगे और जब नेक्स्ट ईयर आप आईपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप मानहानि पढ़ेंगे। तो एक ही कृत्य है जो आपका सिविल अपकार भी है और आपराधिक अपकार भी है, तो दोनों का ही उपचार एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों ही उपचार एक साथ सुलभ हो सकते हैं। दीवानी कार्रवाई के अंतर्गत प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को कहा जा सकता है और आपराधिक कार्रवाई के अंतर्गत जो अपकार करता है उससे दंडित भी किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो हम लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें आती है कि यह केवल संविदा भंग या न्यास भंग से भिन्न अपकार है। ठीक है, तो 3 टर्म हमारे पास आती है यहाँ पे, एक आती है संविदा भंग, एक आती है न्यास भंग और एक आती है टॉर्ट अपकृत्य। ठीक है, हम देखते हैं कि कोई अपकार केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग है तो यह प्रकट है कि उसे हम अपकृत्य नहीं मान सकते। मतलब ये तीनों 3 अलग अलग टर्म है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, वो एक कार को क्रय करने के लिए सहमत हो जाता है और उसके बाद अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है। ठीक है, तो उसका अपकार केवल संविदा भंग है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, सामने वाले किसी व्यक्ति से, मतलब 2 पक्षकार हो गए, एक क्रेता हो गया, एक विक्रेता हो गया। ठीक है, तो जो क्रेता है, ठीक है, उसने विक्रेता से कहा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे उसको एक कार खरीदनी है। अगर यहाँ पे कोई पार्टी अपने कर्तव्य को पालन नहीं करती है, ठीक है, तो वो अपकृत्य की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो एक ही साथ संविदा भंग और अपकृत्य दोनों में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो चालक की उपेक्षा से यानी कि नेग्लिजेंस से, ठीक है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पे अगर रेल का मामला है, मान लीजिए हम रेल की बात करें, ट्रेन की बात करें, तो जो रेल के प्राधिकारी हैं, ठीक है, उन्होंने सुरक्षित परिवहन प्रदान करने हेतु संविदा भंग के लिए वो उत्तरदायी हो जाएंगे। तो उनका जो उत्तरदायित्व है उपेक्षा के अपकृत्य के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो उनके ऊपर संविदा भंग के लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं और उनके खिलाफ आप अपकृत्य में भी जा सकते हैं। अपकृत्य में तो वो नेग्लिजेंस में जाएगा और उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जाएगा कि उसने जो भी आपने टिकट खरीद कर, ठीक है, एक जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका और रेल प्राधिकारी के बीच में सुरक्षित परिवहन के लिए, उसका उन्होंने पालन नहीं किया है। एक दूसरी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है, या फिर कोई भी जानवर, मान लीजिए मुझे कहीं बाहर जाना है और 1 सप्ताह के लिए मैं अपना जो घोड़ा है वो पड़ोसी के पास छोड़ के चली जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने पड़ोसी को बोला है कि आपको 1 सप्ताह तक मेरे घोड़े की देखभाल करनी है और बदले में मैं आपको पे करूँगी। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में एक संविदा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग बेलमेंट बोलते हैं। ठीक है, बेलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के बीच में उत्पन्न होता है। और वो जो मेरा पड़ोसी है, ठीक है, उसने क्या किया कि जो घोड़ा है मेरा, उसको खाने को नहीं दिया और 1 सप्ताह में घोड़ा भूख से मर जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्योंकि उसने क्या किया है कि जो बेली है उसके रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसने उन कर्तव्यों को पालन नहीं किया है। ठीक है, तो मैं बेलर हो गई क्योंकि मैंने अपना कुछ सामान, यहाँ पे घोड़ा है, उसको सामने वाले जिसको कि मैंने रखने के लिए, देखभाल करने के लिए दिया है, ठीक है, वो बेली हो गया। ठीक है, तो उसने क्या है कि सम्यक सतर्कता नहीं बरती उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं उसके खिलाफ नेग्लिजेंस का भी एक केस फाइल कर सकती हूँ कि उसने जो मेरे घोड़े को खाना वगैरह खिलाना था, घास डालनी थी, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी टेक केयर नहीं करी। ठीक है, तो जब हम लोग लिमिटेशन एक्ट की इस डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि ये बताता है कि जो टॉर्ट है वो एक सिविल अपकार नहीं है। ठीक है, सॉरी, सिविल अपकार है, आपराधिक अपकार नहीं है। और दूसरा, उसने इसको न्यास भंग और संविदा भंग से भिन्न बताया है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी इसमें आती है सामन की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सामन की जो परिभाषा है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।